अपडेट के साथ, क्योंकि भारत में कोरोना के नए केस रोजाना करीब 10,000 की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से पिछले 24 घंटों में करीब 10,000 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह अब तक देश में कोरोना संक्रमण की संख्या 2,76,000 के पार चली गई है। वहीं 7,740 मरीजों की अब तक मौत भी हो चुकी है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली में कोरोना की बेलगाम रफ्तार ने चिंता को और बढ़ा दिया है। पूरी दुनिया में इस वक्त भारत कोरोना में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में 5वें नंबर पर है। तो चलिए और डिटेल लेते हैं। हमारी संवाददाता दीपाली नंदा हमारे साथ है। तो दीपाली, रोज ही हम बातचीत कर रहे हैं और अब पिछले करीब एक हफ्ते से एवरेज रोज के 10,000 लोग बढ़ रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई है। बिल्कुल विपिन जी, आपने सही कहा कि रोजाना 10,000 के करीब नए मामले सामने आना एक काफी रूटीन सा आंकड़ा दिखाई देने लग गया है और ये काफी चिंता की भी बात है, क्योंकि अब जो कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 2,76,000 के पार जा चुकी है। अब तक अगर देखा जाए ऐसे लोग जिनकी जान गई है तो इन लोगों की संख्या 7,700 से भी ज्यादा है। लेकिन एक मैं आपको यहाँ पर खबर देना चाहूंगी जो कि थोड़ी राहत की खबर कहा जाएगा इसको, कि अभी जो एक्टिव मामले है वो 1,33,000 है देश में, यानी कि 1,33,000 के करीब मरीज हैं जिनका इलाज देश के अलग अलग हॉस्पिटल्स में चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में 1,35,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है, यानी कि ये लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। जब से कोरोना ने देश में दस्तक दी है, ऐसा पहली बार हुआ है कि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या एक्टिव केसेस वाले मरीजों से ज्यादा दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट भी 50% के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चिंता की बात यही है कि अगर हम ग्लोबली देखें पूरे दुनिया भर में भारत की स्थिति कैसी है, तो ऐसे देश जहां पर संक्रमण काफी ज्यादा है, पिछले 3 हफ्ते तक भारत की जो पोजीशन थी 7वें नंबर पर थी, लेकिन अब जो लेटेस्ट डेटा है उसके मुताबिक भारत का जो नंबर है वो 5वें स्थान पर आ चुका है, यानी कि अमेरिका, ब्राजील, रूस और ब्रिटेन के बाद 5वें नंबर पर भारत ऐसा देश है जहां पर संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। ये तो हुई देश की बात। अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें तो एक बड़ा अपडेट मैं आपको राजस्थान की तरफ से देना चाहूंगी। राज्य में बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर अब राज्य सरकार ने राजस्थान में ये फैसला लिया है कि जितनी भी सीमाएं हैं उन्हें पूरी तरह से सील कर दिया गया है, यानी कि ना ही अब कोई राजस्थान से बाहर आ सकेगा और ना ही देश के किसी अलग हिस्से से राजस्थान में जा सकेगा। अगर कोई जरूरी काम है, मेडिकल इमरजेंसी है, तो इसके लिए कर्फ्यू एक्सेस पास का होना जरूरी है। वहीं हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज दोपहर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह से हम जानते हैं उनका भी कोरोना टेस्ट हुआ था जो कि नेगेटिव आया है। और इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से साफ किया है कि आने वाले दिन दिल्ली पर काफी भारी रह सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल का मानना है कि अगले 1 से 1.5 महीने में जो दिल्ली सरकार का अध्ययन कहता है उसके मुताबिक मामले जो कि कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं इनकी संख्या काफी तेजी से बढ़ने वाली है। इस लिहाज से जिस तरह से सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि 31 जुलाई तक करीब 5.25 से 5.5 लाख के बीच कोरोना पॉजिटिव मरीज दिल्ली में होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं एक और डेटा सरकार की तरफ से दिया गया वो ये कि अगर बाहर से भी लोग आकर दिल्ली में कोरोना का इलाज कराते हैं तो ऐसे में 1.5 लाख बेड्स की अतिरिक्त जरूरत पड़ने वाली है। तो किस तरह से एक भारी डिमांड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये बात दिल्ली सरकार की तरफ से साफ की गई है। आप कह रही हैं दिल्ली की बात, और आज जैसा दीपाली बता रही हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अस्पतालों का बोझ बढ़ेगा, इसलिए सरकार चुनौतियों को देखते हुए स्टेडियम, होटल्स और अस्पतालों में कोरोना से लड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाने में जुट रही है। ये समय असहमतियों का समय नहीं है, ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे, तन मन धन जो बन सकेगा, ये हमारी जिम्मेदारी भी है और ये सेवा का काम है। मैं खुद निकलूंगा, कल से परसों से मैं खुद जमीन पे उतरूंगा, मैं खुद जाके स्टेडियम्स को, बैंक्वेट हॉल्स को, होटल्स को तैयार करवाएंगे हम लोग।
राइट, तो दीपाली, अब ये समझा जाए जो केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि ये डिफरेंसेस का वक्त नहीं है, मतलब दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच में जो तकरार थी कि क्या सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज किया जाए, क्या कुछ हॉस्पिटल या बेड्स रिजर्व किए जाएं और या फिर सबका इलाज किया जाए, एलजी साहब भी इस मामले में आ गए थे बीच में, तो अब वो चीजें काफी हद तक सॉर्ट आउट हो गई और वो खुद कह रहे हैं कि अब हम बड़े पैमाने पर बेड्स का इंतजाम करेंगे, स्टेडियम, होटल्स, और वो खुद जाएंगे सीएम। बिल्कुल विपिन जी, जिस तरह से केजरीवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये वक्त नहीं है कि केंद्र सरकार या फिर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके बीच और दिल्ली सरकार के बीच किसी भी तरह का मतभेद हो, हम सबको मिलकर कोरोना से लड़ना है, एक दूसरे से नहीं। ये स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल का। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको याद हो कि जब हम लॉकडाउन के फेज 2 में थे तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था कि दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा बेड्स की व्यवस्था की गई है, अगर कोरोना बढ़ता है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन अभी की अगर मैं आपको ताजा हाल बताना चाहूं, दिल्ली में कुल मामले हैं 31,000, इसमें से जो एक्टिव मरीज हैं वो है 18,000 और 18,000 में से 15,000 मरीजों को उनके घर में ही क्वारंटीन किया गया है, यानी कि उनका इलाज उनके घर पर ही किया जा रहा है। सिर्फ 3,000 मरीज हैं जो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में एडमिट है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जब 3,000 मरीजों का ही इलाज हॉस्पिटल्स में किया जा रहा है तब इतनी ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। वहीं अगर इस तरह के मामले बढ़ते हैं, जो आंकलन दिल्ली सरकार ने किया है कि अगर 5 लाख तक मामले दिल्ली में बढ़ते हैं तो कितनी भयावह स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल्ली के जितने भी बड़े स्टेडियम्स हैं वहां पर क्वारंटीन की व्यवस्था की जाएगी, वहां पर आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब दिल्ली में केसेस कम थे तब आपने ऐलान किया कि इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। अब जब वाकई उन सबकी जरूरत पड़ रही है तो सरकार अपने हाथ खड़े हुए करते हुए दिखाई दे रही है कि अगर कोई दिल्ली से बाहर आएगा तो हम उसका इलाज नहीं करेंगे। ऐसे में अब अगर फिलहाल की बात की जाए तो ये स्थिति साफ हो चुकी है कि दिल्ली में बाहर से भी अगर कोई मरीज आता है, कोरोना का मरीज आता है, तो कोई भी हॉस्पिटल उसको भर्ती करने से इनकार नहीं करेगा। ये दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, उनकी रूलिंग साफ तौर पर दी गई है। राइट, तो ये कहानी हुई दिल्ली की और साफ दिख रहा है कि बेड्स की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है, लेकिन सिर्फ बेड्स और हॉस्पिटल ही कम नहीं है, यहाँ पर डॉक्टर्स की भी कमी है। कोरोना के इलाज में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए इसीलिए अब सरकार बाबुओं को अस्पताल में तैनात करने का मन बना रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ऐसे आईएएस आईपीएस अधिकारियों को अस्पताल में तैनात करने पर विचार कर रही है जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की हुई है। पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो जी लक्ष्मण, अब क्या ये आईपीएस या आईएएस अधिकारी जिनके पास मेडिकल की डिग्री होगी वो सीधा इलाज करेंगे लोगों का, या फिर वो व्यवस्थाओं को देखेंगे? किस तरीके से इन लोगों की सहायता या सहयोग लिया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है सीधे तौर पर इलाज नहीं करेंगे या फिर किसी गंभीर मरीज का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ये दरअसल ये होगा कि जो अधिकारी जिनका बैकग्राउंड मेडिकल लाइन से रहा है, यानी वो एमबीबीएस की पढ़ाई किए हुए हैं या फिर पैरामेडिकल की पढ़ाई किए हुए हैं या फिर मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई भी पढ़ाई किए हैं, उस पढ़ाई को करने के बाद वो सिविल सर्विस में आ चुके हैं, तो उन अधिकारियों को अस्पतालों में तैनात किया जाएगा कि आप वहां पे मैनेजमेंट का काज देखिए, आप वहां पे तालमेल बैठाइए बेहतर तरीके से, ताकि मरीजों को असुविधा ना हो, डॉक्टरों को असुविधा ना हो। तो इस तरह का उनको रोल दिया जाएगा, कोऑर्डिनेशन का, मैनेजमेंट का। तो इसके लिए कार्मिक मंत्रालय ने दरअसल काम शुरू भी कर दिया है और ऐसे अधिकारियों की पहचान करना शुरू कर दी है, जिसमें ऑल इंडिया सिविल सर्विस के जो अधिकारी होते हैं, जिसमें आईएएस आईपीएस होते हैं, सेंट्रल सिविल सर्विस के जो अधिकारी होते हैं, उन सबकी पहचान की जा रही है। कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो एमबीबीएस या फिर पैरामेडिकल का कोर्स किए हुए हैं। इतना ही नहीं, इन अधिकारियों से भी पूछा जा रहा है कि आपके नाते रिश्तेदार में कोई है जो मेडिकल की पढ़ाई किए हुए, फिर इस तरह का बैकग्राउंड रखते हैं, आपकी पत्नी हो या फिर आपके नजदीक के रिश्तेदार हो, तो उनकी भी सूची देखिए दीजिए। यानी सरकार अगले चरण तक की तयरी कर रही है कि एक चरण तक हम इन अधिकारियों की तैनाती करेंगे, उसके अगले चरण में इनके नाते रिश्तेदारों की भी हम तैनाती कर सके, इसका भी विकल्प खुला रखना चाहती है। यही वजह है कि अब इसकी लिस्ट लगभग तैयार कर दी गई है और जरूरत पड़ने पर इनकी तैनाती भी की जा सकेगी। राइट, तो यहाँ पर अब न सिर्फ आईएएस आईपीएस अधिकारी बल्कि उनके नाते रिश्तेदारों तक की लिस्ट सरकार ले रही है जिनके पास किसी भी तरीके की मेडिकल डिग्री या उससे एसोसिएटेड कोई डिग्री। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। लेकिन अब रुख करेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का,
जहां पर विनय हमारे साथ है। तो विनय, थोड़ी देर पहले हमने दिल्ली की बात की और जो 2 दिन से टकराव की स्थिति थी, और अब तो ये है कि राज्य सरकार और केंद्र ने वहां पर माना है कि अब हम सबका इलाज करेंगे और नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने के लिए स्टेडियम, मॉल्स और जहां भी जगह मिल रही है वहां पर प्रिपरेशन की बात आ रही है। उतनी खराब स्थिति या उससे भी ज्यादा खराब स्थिति है मुंबई की। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, क्या अपडेट है? जी विपिन, अभी अगर देखा जाए तो मुंबई में 51,000 से ज़्यादा केसेस पाई गई हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल हम बात करें, आदित्य ठाकरे ने कुछ ही समय पहले ट्वीट किया है जो कि मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर का हवाला देते हुए कहा है कि अब कुछ अच्छी चीज़ें भी मुंबई में उभर कर आ रही हैं। हम अगर धारावी और वर्ली जैसे इलाकों में देखें, धारावी जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, और वर्ली कोलीवाड़ा अगर हम देखें जहां से सबसे पहले कोविड केसेस मुंबई की रिपोर्ट की गई थी, दोनों ही इलाकों में कोविड का जो प्रसार है वो अब काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुका है। जो इकबाल सिंह चहल हैं, जो कि मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, उन्होंने ये जानकारी हमसे साझा की है और उन्होंने कहा है कि अब धारावी का जो डबलिंग रेट है वो 42 दिनों पे चला गया है। गौरतलब बात यह है कि नेशनल एवरेज है जो डबलिंग का वो 16 दिनों का है। मुंबई का डबलिंग रेट भी कम हो चुका है, वो अब 24.5 दिनों का है। तो इससे भी काफ़ी राहत मुंबईकरों को मिलेगी, ऐसा अभी म्युनिसिपल कमिश्नर का मानना है। दूसरा एक जो आंकड़ा अभी चहल सर ने हमसे साझा किया है वो ये है कि मुंबई का डेथ रेट जो है वो भी कम हो चुका है। वो अभी 3% के ऊपर आ गया है, 3% जो कि लगभग नेशनल एवरेज के करीब है। डिस्चार्ज रेट मुंबई में अभी 44% का हो गया है। इसमें सिर्फ गौरतलब बात यह है कि काफ़ी सारे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी जो पहले एडमिटेड थे उनको टेस्ट किए बिना तीसरे और चौथे दिन भी छोड़ा जा रहा है। ऐसी कई जगहों से रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जो शिकायतें हैं वो आ रही हैं। लेकिन बीएमसी का मानना है कि डिस्चार्ज रेट बढ़ जाने की वजह से बेड्स की जो अवेलेबिलिटी है मुंबई में वो भी बढ़ जाने वाली है। बेड्स अभी जो ऑक्यूपाई की गई हैं कोविड पेशेंट्स से वो है 7,600, और अभी बीएमसी का कहना है कि उनके पास 10,400 बेड्स अभी भी अवेलेबल है, यानी कि तकरीबन 3,000 बेड्स अभी मुंबई में खाली हैं, ऐसा बीएमसी का कहना है। अगले 10 दिनों में 300 आईसीयू बेड्स बढ़ाए जाएंगे, ये भी मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा है। धारावी की जैसे हमने पहले ही बात की, सबसे गौरतलब बात यह है कि अब मुंबई में जो सबसे पहले पूरा का पूरा बर्डन उनकी हेल्पलाइन पे था, 1916 पे, एक वो सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन थी जहां पे हर मुंबईकर कॉल कर सकता था। बेड्स का एलोकेशन भी वहीं से होता था। लोगों को और कुछ दिक्कतें अगर कोविड के बारे में है तो उसी हेल्पलाइन से उनको जानकारी साझा की जाती थी। इसकी वजह से हुआ ये कि उस हेल्पलाइन पे काफ़ी लोड आ गया और काफ़ी कंप्लेंट्स बढ़ने लगी। तो इसी को अब ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने डिसेंट्रलाइज बेड सिस्टम किया है। अब इसके मुताबिक हर वार्ड में एक वॉर रूम बनाया गया है और उस वॉर रूम से उस वार्ड का बेड एलोकेशन होगा। इस वजह से जो मेन हेल्पलाइन है उस पे का बर्डन काफ़ी कम हो जाएगा और लोगों को आसानी से बेड्स मिल पाएंगे, ऐसा बीएमसी का मानना है। हम अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो बीएमसी ने पिछले हफ्ते लिया था, जो हमने इसी चैनल पे अपने दर्शकों के साथ ब्रेक किया था, वो ये है कि बीएमसी ने टेस्टिंग के लिए जो नियमावली थी वो नियमावली भी बदल दी थी। पहले सिर्फ सिम्टोमेटिक पेशेंट्स का टेस्टिंग होता था। अगर आप सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट्स भी हैं और आपको सिम्टम्स नहीं हैं तो आपका टेस्टिंग नहीं होता था। इसकी वजह से काफ़ी लोग परेशानी में आ गए थे और उनका मानना था कि उन्हें टेस्टिंग अलाउ किया नहीं जा रहा है। लेकिन अब बीएमसी ने पिछले हफ्ते से ये बदल दिया है। किसी को भी अगर टेस्टिंग करना हो, उनको लगे कि हम खुद
कांटेक्ट में आ चुके हैं और हम खुद सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, हमको टेस्टिंग की ज़रूरत है, तो वो खुद अपने आप लैब्स में जाके टेस्टिंग करवा सकते हैं। अब डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन की या बीएमसी के प्रेस्क्रिप्शन की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। अब बीएमसी कह रही है कि 4000 से ज़्यादा टेस्ट मुंबई में 10,000 के करीब हो सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छी जानकारी है मुंबई से। सभी पॉजिटिव चीजें जो आपने बताई, एक तो टेस्टिंग को लेकर और दूसरा जो नंबर या एवरेज है वो अब बढ़ गया है डबलिंग का, चाहे मुंबई की बात हो चाहे महाराष्ट्र की बात हो। एक विनय मुझे क्विकली बता दीजिए, 10 सेकेंड 20 सेकेंड वॉट एवर यू नीड, कि पहले मुंबई देश का ऐसा शहर था जहां पर सबसे ज्यादा टेस्ट पर डे हो रहे थे। क्या अभी भी वो आंकड़ा मुंबई के पास ही है जहां सबसे ज्यादा टेस्ट एक दिन में लगाए जा रहे हैं? मतलब ये तो नहीं है कि टेस्ट कम हो गए हैं इसलिए अब ये जो डबलिंग रेट है ये बढ़ता हुआ दिख रहा है? जी नहीं विपिन, टेस्ट कम नहीं हुए हैं। अगर आप मुंबई के आंकड़े लगातार देखें तो आज भी मुंबई ऐसी कुछ जगहों में से है जो सबसे ज्यादा टेस्ट कर रही हैं। विपिन जी, बहुत शुक्रिया विनय इस जानकारी के लिए। तो आप अच्छी खबर है मुंबई से, जहां पर अब ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। कोरोना से पीड़ित होने वालों का जो रेट था कि कितने दिन में हम डबल होते हुए देख रहे हैं नंबर, वो काफी बढ़ गया है। धारावी जैसी जगह में चीजें कंट्रोल में आती दिख रही है। और जो विनय खासतौर पर खबर बता रही थी कि ऐसे बहुत सारे लोग जिनके पहले टेस्ट नहीं हो पा रहे थे जब तक कि उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आता था, लेकिन अब वैसे लोगों को भी टेस्ट कराने की इजाजत दे दी गई है। अगर आपको लग रहा है कि कोई सिम्टम नहीं है लेकिन आप कहीं संपर्क में आए हैं तो अब आप भी टेस्ट करा पाएंगे। और साथ ही एक हेल्पलाइन की जगह अब वार्ड वाइज हेल्पलाइंस बना दी गई हैं शहर के अंदर, ताकि लोगों को आसानी से बेड मिल सके। तो बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए विनय। और थोड़ी देर पहले दीपाली भी हमारे साथ थी जिन्होंने हमें नेशनल सिनेरियो बताया। इधर देश भर में होटल्स और रेस्टोरेंट धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। अहमदाबाद में भी ज्यादातर रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं और अपने ग्राहकों के लिए सुरक्षा का खास इंतजाम कर रहे हैं। देखते हैं ऐसे एक रेस्टोरेंट की एक खास रिपोर्ट जो लेकर आए हैं हमारे संवाददाता मनीष देसाई अहमदाबाद से। आज से अहमदाबाद में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। इस वक्त हम हैं आई लव सैंडविच हाउस, जो यहाँ का बहुत जाना माना नाम है सैंडविचेस के लिए। यहाँ पर जैसे आप प्रवेश करते हैं आप पाँव से अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं, यानी आपको पुश करके सैनिटाइज करना है अपने हाथ को। बाकी सारी सूचनाएं यहाँ पर दी गई है जिसका पालन यहाँ वाले हर कस्टमर जो यहाँ आ रहा है वो कर रहा है। इसके अलावा इनका जो स्टाफ है, सर्विंग स्टाफ है, उनको फुल्ली बॉडी कवर हो इस तरह का कॉस्ट्यूम दिया गया है। साथ ही उनको सर पे भी कैप पहननी होती है और मास्क भी पहनाया गया है। इसके अलावा सिटिंग के लिए किस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है, मेन्यू में किस तरह के बदलाव है, बात करते हैं श्वेता से जो को ओनर है यहाँ की। श्वेता, ये बताइए कि किस तरह का सोशल डिस्टेंस आप मेंटेन कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग के टर्म पे हमने 50% अपना सिटिंग अरेंजमेंट कम कर दिया है। हम सिर्फ इतना 50% में ही चालू रख रहे हैं। 6 के सिटिंग में हम लोग 4 जन को बिठा रहे हैं, 4 के सिटिंग में हम 2 जन को बिठा रहे हैं। प्लस जैसे ही क्लाइंट आते हैं हम चेयर्स वगैरह सैनिटाइज करके उनको फ्रेशली बिठाते हैं। प्लस हमने मेन्यू अगर देखें तो मेन्यू QR कोड से कैमरा से, नॉर्मल कैमरा से भी वो स्कैन करके वो मेन्यू पूरा देख सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। ये बताइए, क्योंकि भीड़ भाड़ काफ़ी कम दिख रही है, आपने तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की लेकिन ग्राहक भी कम आ रहे हैं, तो कैसे टेक अवे को प्रमोट कर रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और मेन्यू में किस तरह के बदलाव किए गए? मेन्यू बेसिकली हमने 50% कम कर दिया है, सिर्फ हॉट सेलिंग चीज़ें ही रखी है, कोल्ड चीज़ें निकाल दी हैं अभी। प्लस ऑनलाइन पोर्टल, यस अभी ऑनलाइन पोर्टल काफ़ी चल रहा है, तो डिलीवरी ज़्यादा आ रही है। सो हम डिलीवरी, टेक अवे, डाइन इन और कार डाइन इन भी दे रहे हैं कि क्लाइंट बाहर से ऑर्डर कर दे और हम बाहर उनको सर्व कर दें। सो दैट इज़ ऑल्सो डन। और हमने अपना ilovesandwichhouse.com करके एक पोर्टल भी शुरू करा है जिस पर हम लोकल और फ्रेश फूड डिलीवर करते हैं। सो 1 घंटे पहले आपको प्री बुक करना है और हम 1 घंटे बाद आपको डिलीवरी करेंगे। सो फ्रेश। तो अहमदाबाद में जो रेस्टोरेंट शुरू हुए हैं वो पूरा ख्याल बरत रहे हैं, पूरा एहतियात बरत रहे हैं कि यहाँ आने वाले जो ग्राहक है वो कोरोना से संक्रमित ना हो। साथ ही उन्होंने अपने मेन्यू में भी कमी की और टेक अवे पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो अब चीजें हो रही हैं अनलॉक और आपने देखा कि किस तरह अहमदाबाद के सैंडविच रेस्टोरेंट ने अपने आप को बदला है नए सिस्टम के तहत, ताकि सुरक्षा का भी ख्याल रहे और खान पान भी चले और साथ में बिजनेस भी हो। चलिए एक छोटा सा ब्रेक, फटाफट कुछ और अहम खबरें ब्रेक के बाद।
बात करेंगे आज के बाजार की। एक दिन की सुस्ती के बाद बाजार में आज फिर बुल्स ने कमान थामी और आज निफ्टी एक बार फिर 10,100 के पार बंद हुआ। बैंक शेयरों ने आखिरी घंटे में रफ्तार दिखाई और निफ्टी बैंक 450 अंक ऊपर बंद हुआ है। आज रियल्टी और आईटी शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। असम के तिनसुकिया में तेल कुओं में लगी आग ने अब भयानक रूप ले लिया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के तेल कुओं में पिछले 14 दिनों से गैस और क्रूड ऑयल का रिसाव हो रहा था। इसमें ऑयल इंडिया के 2 फायरमैन की मौत भी हो गई है। गैस कुएं में पिछले 2 हफ्ते से जारी रिसाव के बाद मंगलवार यानी कल तेज धमाके के साथ आग की लपटें बढ़ गई थी। असम सरकार लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है। बताया जा रहा है कि आग को पूरी तरह बुझाने में 3 से 4 हफ्ते तक का वक्त लग सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बात की है और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम आपके लिए चला रहे हैं जिसका नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, जिसमें मकसद है निवेशकों के यानी आपके प्रति आप लोगों को जागरूक बनाने का। यदि आप किसी भी व्यापार लेन देन को नोटिस करते हैं आप ऑनलाइन जो कि आपके द्वारा अधिकृत नहीं है तो आप साइबर अपराध का शिकार हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने ब्रोकर को तुरंत जांच करने के लिए कहें। आप जांच के दौरान अस्थायी रूप से अपने खाते को फ्रीज भी कर सकते हैं। एक सतर्क निवेशक आने वाले खतरे को तुरंत भांप लेता है, इसलिए जागरूक रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित ट्रेड करें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे आपके लिए है कमोडिटी कॉल। नमस्कार।